तो शुरुआत हम करते हैं ओवैसी फैक्टर से, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी कि ओवैसी वोट कटवा भी हैं। ओवैसी का फैक्टर अगर चल गया तो फिर से योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। ओवैसी फैक्टर चला या नहीं चला, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो जरूर आ गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव से किस पार्टी को क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, वोट प्रतिशत में कौन सी पार्टी ज्यादा पिछड़ रही है और किस पार्टी को वोट प्रतिशत बढ़ा है, इस पर हम बात करते हैं। पहला नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी को लेकर बात करना पहले इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी पूरे चुनाव में लगातार एक के बाद एक रैलियां करते रहे हैं और भीड़ भी रैलियों में दिखाई दी उनकी। लेकिन क्या ये भीड़ वोट में बदली? नतीजों से तो नहीं लगता, लेकिन क्या वोट प्रतिशत उनका बढ़ा है? क्योंकि हार कर भी जीतने की बात असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन परसेंटेज में कितना उछाल वोटिंग परसेंटेज में उनके लिए आया है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ उस फैक्टर पर भी बात करेंगे जिस फैक्टर को कहा जाता था कि ओवैसी फैक्टर अगर यूपी में चल गया तो समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन नतीजे साफ बता रहे हैं कि उतना नुकसान तो उठाना नहीं पड़ा। ज्यादातर वोट प्रतिशत जो है वो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की तरफ ही गया है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसका क्या जनाधार रह गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग परसेंटेज में कितना उछाल आया है 2017 के मुकाबले, जब बेहद ज्यादा लहर थी। तो शुरुआत हम करते हैं ओवैसी फैक्टर से, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी कि ओवैसी वोट कटवा भी हैं। ओवैसी का फैक्टर अगर चल गया तो फिर से योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। ओवैसी फैक्टर चला या नहीं चला, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो जरूर आ गए हैं। लेकिन ओवैसी फैक्टर कितना चला, उस पर हम बात करते हैं। सब शुरुआत करते हैं वोटिंग परसेंटेज से। तो जो बात कही जा रही थी वो तो सही साबित नहीं हुई। बात ये कही जा रही थी कि मुस्लिम वोट कट जाएगा और ओवैसी को चला जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ओवैसी ने रैलियां की, जिस हिसाब से 100 सीटों पर उन्होंने खुद के कैंडिडेट उठाए गठबंधन से अलग, उन सबको देखा जाए तो कहीं पर भी वोट उनका नहीं कटा। लेकिन हाँ, खुशी की बात यह है ओवैसी की पार्टी के लिए कि उनका वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है। 2017 की बात शुरुआत में हम कर लेते हैं। 2017 में असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे और उन 38 प्रत्याशियों में से मात्र एक प्रत्याशी रनर अप रहे थे, यानी दूसरे नंबर पर रहे थे, और वो है संभल सीट, जहां से जियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़े थे और वो दूसरे नंबर पर थे। अच्छे खासे वोट भी उन्हें मिले थे। इसके अलावा 3-4 सीटें ऐसी रही थी जहां पर 5,000 वोटों को क्रॉस करने में सफल साबित हुए थे ओवैसी के कैंडिडेट, और बाकी सीटों पर उससे भी कम यानी जमानत जब्त हुई थी। तो वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 2017 में 0.24% वोट ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिला था। लेकिन इस बार ये परसेंटेज बढ़ा है। जीत नहीं मिली कहीं पर भी, लेकिन परसेंटेज बढ़कर हो गया है 0.49% वोट जो है वो एआईएमआईएम को इस चुनाव में मिला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी जीतने में जो है कामयाब नहीं हुआ। हालांकि बहुत प्रत्याशियों के अच्छे खासे प्रत्याशियों को वोट भी मिले, लेकिन प्रत्याशी जो है जीतने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन बाकी पार्टियों के मुकाबले ये कहा जा सकता है, कई ऐसी पार्टियों के मुकाबले जिससे कहीं ज्यादा अच्छा काम जो है ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किया है, जैसे बीएसपी। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जो अपने आप में ये कहा जाने लगा था कि अब ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है। 4 बार मुख्यमंत्री जिस पार्टी ने दिए हैं, और अब वो पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट जीत पाई, और वो भी वो सीट है जो सीट उस प्रत्याशी के बलबूते पर जीती हो, या ये कहिए कि प्रत्याशी की छवि ऐसी है जिसकी वजह से उसे वोट मिला। अगर उसको हटा दिया जाए तो शून्य यानी खाता भी खुलना मुश्किल हो गया था। पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में
बहुजन समाज पार्टी का। वोट प्रतिशत की एक बार बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के। 2017 में 22% वोट जो मिला था वो बीएसपी को मिला था, 22% वोट, लेकिन इस बार ये घटकर पहुंचा है 12%। अब आप सोचिए कि डायरेक्ट 10% का नुकसान, 10% वोट जो है बीएसपी के खाते से छिटक गया और वो अलग पार्टियों में चला गया, और इसमें से सबसे ज्यादा जो गया है वो बीजेपी में गया है। बहरहाल बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने 2017 की अगर हम बात करें तो 39% वोट बीजेपी को मिला था और इस बार बढ़कर वो 41% हो गया है। समाजवादी पार्टी हारी जरूर है, लेकिन 2017 के मुकाबले उसका जनाधार बढ़ा है। 2017 में एक तो विधायक मात्र 47 विधायक जीतने में कामयाब रहे थे और वोट प्रतिशत भी कम रहा था, यानी 21% वोट 2017 में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को मिला था और इस बार बढ़कर वो हो गया है 32%, 32, और विधायक भी 111 निकालने में कामयाब रहे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जो है उछाल मिला है, ये कहिए कि थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में सवालों के घेरे में रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरी, प्रियंका नहीं आंधी है, इस तरह के स्लोगन दिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये स्लोगन दिए, एक महिला फैक्टर निकालकर सामने रखा, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भागीदारी देने की बात महिलाओं को कही, बहुत ज्यादा टिकट भी महिलाओं को दिए। कहा यह जा रहा था कि अगर ये फैक्टर चलता है और महिलाओं का वोट कांग्रेस की तरफ जाता है तो क्या प्रियंका गांधी फिर से कांग्रेस को जीवित कर सकती हैं। तमाम सवालों के बीच भी कांग्रेस जीवित नहीं हो पाई और सिर्फ दो सीटें उत्तर प्रदेश में निकालने में कांग्रेस कामयाब रही और उन 2 सीटों में भी प्रत्याशियों की भूमिका ज्यादा मानी जा रही है। यानी अगर पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण की बात करें तो परिणाम के बाद ये पा सकते हैं कि सिर्फ 2 ऐसी पार्टियां थीं जो चुनावी मैदान में उतरी एक दूसरे के सामने। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। बाकी जो पार्टियां थीं वो तो कहीं गुम नजर आ रही थी, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो। तो ये कुछ आंकड़े थे जिस पर हम बात कर रहे थे। यहां पर अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए, परिणाम सामने आए, उसके बाद ही असदुद्दीन ओवैसी ने एक और स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि फिर से हम निराश नहीं है इस हार से, हार जरूर हुई है, हमारा परसेंटेज भी बड़ा है, जनता का जो भी जनादेश है उसका हम सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम और अच्छी ताकत से अपनी कमियों को दूर करके फिर से चुनावी मैदान में आएंगे, यानी 24 में भी लड़ने की उनकी तैयारी उत्तर प्रदेश में है। तो 24 में जो लोकसभा का चुनाव है वो यहाँ पर मजलिस लड़ेगी। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की जब बात करते हैं तो 2019 के आंकड़े भी चलते चलते आपको बता देते हैं। यूपी की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बेहद अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की रहती है। 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में 2019 में गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। गठबंधन होने के बावजूद भी मात्र 10 सीटें बीएसपी निकाल पाई थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी निकाल पाई थी। और जब ये साथ में मिलकर ये इनके हाल थे, और उसके बाद अब जब 24 में चुनाव लड़ेंगे तो फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार होगी और मुश्किल है उतनी आसान नहीं होने वाली है। तो ये वोटिंग परसेंटेज के कुछ आंकड़े थे जो हमने आपके सामने रखे। जो फायदा अगर वोटिंग परसेंटेज का माने तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हुआ है, समाजवादी पार्टी को हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। बाकी जो बड़ी पार्टियां कही जाने वाली बीएसपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, इन दोनों ही पार्टियों को वोटिंग प्रतिशत में भारी नुकसान हुआ है और वोट प्रतिशत इनका कम हुआ है। कांग्रेस का जो 2017 की अगर बात करें तो 6.25% वोट थे और अब वो वोटिंग परसेंटेज घटकर पहुंच गया है 2.33। तो आप देख सकते हैं 2.33 पर जाकर 3% पर जाकर जो है कांग्रेस अटक गई है। इस वीडियो में, इस जानकारी में सिर्फ इतना ही। एक नई जानकारी और नए वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। इस तरह की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.